बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस लेक्चर में हम 8.2 को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, वेरिएबल्स, कांस्टेंट वगैरह, ये चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसको समझने से पहले हमने समझना होगा कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती है। इसके फिर हम इस पर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो डेफिनेशन है वो क्या है, वेरिएबल का है। तो वेरिएबल इज़ अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ नंबर। वेरिएबल हमारे पास एक सिंबल होता है, ठीक है, एक निशान होता है, इस तरह हम बोल सकते हैं, जो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आइए इसको समझा देते हैं। इस तरह हमने पढ़ा कि वेरिएबल एक सिंबल होता है डेफिनेशन में, और वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर, नंबर को जाहिर करता है, ठीक है। तो इस तरह मैंने एक एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल x + 5 = 10। वेरिएबल हम a से लेकर z तक कोई भी लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, a b c वगैरह, लेकिन ज़्यादातर अलजेब्रा में x यूज़ होता है, ठीक है। तो x एक लेटर है, x + 5 = 10। यहाँ पर x को हम बोलते हैं वेरिएबल, क्योंकि ये x एक नंबर को शो करता है। यहाँ पर एक नंबर मौजूद है, लेकिन वो हमें मालूम नहीं है। तो जब हमें एक नंबर मालूम नहीं हो तो फिर इसकी जगह हम एक लेटर लिखते हैं, ए से लेकर जेड तक कोई भी लिख ले, और उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो x की जगह अगर हम 5 लगा दें तो 5 + 5 10 आता है। तो इसका मतलब ये है कि 5x जो आ रहा है ये एक नंबर की जो है ना, ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर हम 5 पुट कर ले तो x 5 की जगह यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, इस दूसरे में अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पर एक नंबर है, लेकिन हमें वो मालूम नहीं है, तो हमने क्या लगा दिया, x लगा दिया। तो x को हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। ये हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल असल में हम एक नंबर की जगह लिखते हैं जो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। x वेरिएबल का मतलब है कि यहाँ पर एक नंबर मौजूद है जो हमें पता नहीं है। इस तीसरे एग्जांपल में देख ले तो इसमें वेरिएबल क्या है, x ही है। x हमारे पास एक नंबर है जो यहाँ पर लिखना चाहिए, लेकिन हमें मालूम नहीं है, तो हमने x लगा दे। x यहाँ पर क्या है, 8 हम लगा दे तो 4 आता है, तो इसलिए 8 की जगह हमने x लिखा है यहाँ पर। अगर इस एग्जांपल को देख ले तो इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, ये a है, b है और c, ये तीनों वेरिएबल्स है इसमें। तो ये नंबर्स की जगह मैंने लिखे, लेकिन वो नंबर्स हमें मालूम नहीं है, तो फिर हम वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देख ले x + y + z, ये तीनों वेरिएबल्स है यहाँ पे। अब हमारा दूसरा डेफिनेशन है कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट क्या चीज़ है, अ कांस्टेंट इज़ अ नंबर विदाउट अ वेरिएबल। कांस्टेंट एक वेरिएबल के बगैर एक नंबर को कांस्टेंट बोलते हैं। किस तरह, ये समझा देते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मैंने इस तरह एक एग्ज़ाम्पल लिया, इसमें ये तो वेरिएबल है a, अननोन वैल्यू को हम वेरिएबल बोलते हैं। फिर यहाँ पर 3 के साथ कोई वेरिएबल वगैरह नहीं है, ठीक है, और 7 के साथ भी कोई वेरिएबल नहीं है। तो वो नंबर जिसके साथ वेरिएबल नहीं हो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 3 एक कांस्टेंट है, 7 भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ये दूसरा एग्जांपल ले लें तो यहाँ पर ये तो वेरिएबल है, ये a वेरिएबल है, b भी वेरिएबल है, लेकिन ये 5 देख ले, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये एक नंबर आ रहा है, वेरिएबल इसके साथ नहीं है, तो ये फिर कांस्टेंट हो, ये भी एक कांस्टेंट है, और ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट का साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो कांस्टेंट वो नंबर होता है जो इसके साथ वेरिएबल नहीं हो। अगर इस एग्जांपल में देख ले, इस एग्जांपल में, तो इसमें वेरिएबल क्या है, 2 है। ये भी एक नंबर है, लेकिन इसके साथ वेरिएबल है। अगर 5 को देख ले तो इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट क्या है, ये 5 हमारा कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट नहीं है, 2 कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है, लेकिन 5 कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट हुआ। अब इसमें कांस्टेंट ये 9 है, इसके साथ वेरिएबल मौजूद है, ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पर अगर आप लोग देख लें तो जिस नंबर के पास वेरिएबल नहीं हो वो कांस्टेंट होगा। इसके साथ वेरिएबल है, इसके साथ वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, सिर्फ एक नंबर आ रहा है, वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो ये कांस्टेंट फिर हुआ। और ये भी एक कांस्टेंट है, 6 और 3 यहाँ पर कांस्टेंट्स।
हमारे तीसरे डेफिनेशन पे कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है? अ नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। वो नंबर जो हम किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोला जाता है कोफिशिएंट। ठीक है, आइए इनको समझा देते हैं। तो कोफिशिएंट एक ऐसा नंबर होता है जो वेरिएबल के साथ लिखा होता है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। सिंपल अल्फाज में वो नंबर कोफिशिएंट कहलाएगा जो वेरिएबल से आगे लिखा होता है। ठीक है, इस एग्जांपल में आप लोग देख ले। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है? एक्स है। सबसे पहले वेरिएबल जानना है, वेरिएबल तो एक्स है। इसके आगे क्या लिखा है? 2 लिखा है ना। तो वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो ये क्या हुआ? ये हमारा कोफिशिएंट। ठीक है, इस एग्जांपल में देख ले, इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से? यहाँ पर y भी एक वेरिएबल है और c भी एक वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर इस y के इस वेरिएबल के आगे जो लिखा होगा उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। वेरिएबल के आगे क्या है? 5 है, तो हमारा कोफिशिएंट क्या है? 5 है। और यहाँ पर ये दूसरा वेरिएबल है, इसके आगे भी जो होगा उसको हम कोफिशिएंट कहेंगे। तो यहाँ पर तो इसके आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर 1 मौजूद है लेकिन लोग लिखते नहीं। तो y का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? 5 है और c का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। ठीक है, अगर इस एग्जांपल पे आ जाए तो इसमें वेरिएबल्स कितने? m है, n है और z, ये 3 वेरिएबल्स है। इसके आगे जो नंबर्स लिखे होते हैं उसको बोला जाता है कोफिशिएंट। तो m का कोफिशिएंट क्या है? वो है -3। n का कोफिशिएंट क्या है? वो है 2 और z का कोफिशिएंट क्या है? 5। तो इसमें अगर वेरिएबल 3 होंगे तो फिर कोफिशिएंट भी 3 होंगे। जितने वेरिएबल्स होंगे उतने कोफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, इस एग्जांपल में देख लें तो यहाँ पर वेरिएबल्स कितने? a है, b है, c है और z है, ये 3 वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स भी a b c और z, ये 4 वेरिएबल्स है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स भी 4 होंगे। ठीक है, इस वेरिएबल के आगे जो लिखा होता है वो कोफिशिएंट होता है। तो आगे तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो a का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। b का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। c का कोफिशिएंट क्या है? वो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये भी 1 है। और z का कोफिशिएंट क्या है? वो है 3। तो ये कितने कोफिशिएंट्स है इसमें? 1 2 1 और 3, ये कोफिशिएंट्स। इसके बाद जो डेफिनेशन है एक्सपोनेंट, इसको पावर भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं। एक्सपोनेंट क्या चीज़ है? ठीक है, तो एक्सपोनेंट इज़ अ नंबर विच रिप्रेजेंट्स रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम वेरिएबल। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के जरिए हम समझा देंगे बाद में। लेकिन एक्सपोनेंट एक ऐसा नंबर होता है जो हमारे पास एक वेरिएबल के रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। किस तरह? आइए समझा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है x² + 3। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा वेरिएबल? तो x है। इस वेरिएबल के ऊपर जो है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर 2 एक्सपोनेंट है। ठीक है, यहाँ पर 2 एक्सपोनेंट आ रहा है। इस 2 का मतलब ये है कि x 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अगर हम इस तरह लिख लें कि x³, तो इसमें x का एक्सपोनेंट क्या है? 3 है। इसका मतलब ये है कि x 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। रिपीट का मतलब है दोहराना, बार बार आ जाना। तो ये x कितनी दफ़ा है? बार बार आए गए है ना, 3 दफ़ा बार बार आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। तो एक्सपोनेंट हमें क्या दिखाता है? हमें क्या शो करता है, जाहिर करता है? इस एक्सपोनेंट से हमें पता चलता है कि x कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है? 3 है। तो आसानी से समझ ले, वेरिएबल के ऊपर जो भी नंबर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, और एक्सपोनेंट को पावर भी बोला जाता है और इंडेक्स भी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरह मैं लिख लेता हूँ x को छोड़े कोई और ले लेते, a² + 3b³ + 4c5। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं? 1 2 3 वेरिएबल्स है। यहाँ पर एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इस a का एक्सपोनेंट क्या है? 2 है। इस b का ऊपर क्या लिखे? 3 है ना, तो b का एक्सपोनेंट 3 है और c का एक्सपोनेंट क्या है? 5 है। ठीक है, तो इस तरह हम एक्सपोनेंट्स मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि a 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है,
B 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है और C 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स, एक्सपोनेंट्स एंड सिंबल्स ऑफ ऑपरेशंस लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको उर्दू में हम बोलते हैं अलजेब्रिक जुमला, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास कम्बिनेशन होता है, ठीक है। कम्बिनेशन होता है किसका? वेरिएबल्स का, कांस्टेंट्स का, कोएफिशिएंट्स का, एक्सपोनेंट्स का और ऑपरेटर्स का, ठीक है। ये हमारे पास ऑपरेटर्स है, प्लस और माइनस, ये ऑपरेटर्स है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। तो ये हमारे पास कम्बिनेशन होते हैं। कम्बिनेशन मतलब जब हम वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स या एक्सपोनेंट्स को है ना एक दूसरे के साथ लिख ले और बीच में हम क्या लिख ले, या प्लस लिखे या माइनस लिखे, तो फिर उसको बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आइए एग्जांपल से समझा देते हैं। अच्छा, तो एक एग्जांपल की तरफ आते हैं। इस तरह मैंने लिखा है 4y³ + 3। तो वेरिएबल यहाँ पर y है, वेरिएबल के आगे जो लिखा होता है इसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट, इसको कोएफिशिएंट बोला जाता है। और यह इस y को हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। और इसके बाद जो ऊपर आ रहा है y के ऊपर, मैंने समझा दिया ना, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। और ये जो प्लस यहाँ पर आ रहा है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर हुआ। और ये 3 जो है ये कांस्टेंट है ना, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये है कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये एक 4y³ + 3 इस तरह मैंने लिख दिया। यहाँ पर मैंने किन किन चीज़ों को इकट्ठा कर दिया। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स भी मौजूद है, कोएफिशिएंट भी है, एक्सपोनेंट भी है, कांस्टेंट, ऑपरेटर, ये 1 2 3 4 5 चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। तो जब इन सारे 5 चीज़ों को मैंने इकट्ठा कर दिया, तो इस जब ये चीज़ बन गया ना, तो मैंने इकट्ठा कर दिया, तो इसको बोलते हैं हम फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ है? वो एक्सप्रेशन जिसमें कोएफिशिएंट्स, एक्सपोनेंट्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स सब मौजूद हो। जब हम इनको इकट्ठा करें तो फिर क्या बन जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह एक और एग्जांपल्स भी है हमारे पास। यहाँ पर ये कोएफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये ऑपरेटर है, सारों को मैंने एक ही जगह पे इकट्ठा कर लिया, तो फिर ये क्या बन गया? ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन असल में क्या चीज़ है? जब हम कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ऑपरेटर, एक्सपोनेंट्स और कोएफिशिएंट्स इन चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं तो फिर ये बन जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर इसको देख ले तो कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर, ये सारे चीज़ें मैंने इकट्ठे कर लिए, तो फिर ये तमाम क्या होगा? इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक। अच्छा, अब हमारा टॉपिक है टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशंस के टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल्स दूंगा, फिर इस डेफिनेशन पे आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह लिखा 3x + 2 + y, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने इस तरह लिखा, ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स वगैरह एक्सपोनेंट्स का कम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग गिन ले 2 दफ़ा प्लस आया हुआ है, इनको आप लोग गिन ले तो 1 2 और 3, ये कितने हैं? 3 है, ठीक है। और ये सेपरेट हुए हैं, बीच में मैंने क्या लिखा है? प्लस लिखा है। तो ये क्या बन गए? 1 2 3। तो इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं? 3 टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि 3y + 2z - k, तो इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 3, इसमें भी 3 टर्म्स ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन को देख ले। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द वेरिएबल्स और नंबर्स विच आर सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स प्लस और माइनस आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स को सेपरेट किया जाता है, जुदा किया जाता है, किन साइंस के ज़रिए? प्लस
या माइनस के ज़रिए जुदा किया जाता है तो फिर इनको हम बोलेंगे टर्म्स। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ये एक टर्म है, फिर बीच में कौन सा साइन है, प्लस है, प्लस या माइनस बीच में लगाना चाहिए। तो ये पहला टर्म हुआ, फिर प्लस, प्लस के बाद जो आ रहा है वो दूसरा टर्म होगा, ठीक, ये दूसरा टर्म है, फिर प्लस है, ये तीसरा टर्म है, ठीक है। तो ये कितने टर्म्स है, ये 1 2 और 3 टर्म्स इसमें आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि 3xy प्लस 2z माइनस 3m प्लस mn, इस तरह मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर कितने टर्म्स होंगे, ये बात आप लोग जहन में रख लें कि यहाँ पर ये 3x और y ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और टर्म हम तब इसमें इंक्लूड करेंगे जब बीच में क्या हो, प्लस या माइनस हो, तो ये एक ही टर्म होगा, ठीक है। इसके बीच में प्लस या माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है x और y, तो ये 3 नहीं, 1 2 3 ये 3 टर्म्स नहीं, ये एक ही टर्म होगा। अगर बीच में प्लस लिख ले तो फिर दूसरा बन जाएगा, लेकिन ये एक ही टर्म है। फिर ये प्लस, प्लस के बाद ये दूसरा टर्म, ठीक है, ये 2 नहीं है, ये एक ही तस्वर की जाता है, क्योंकि ये प्लस और माइनस बीच में नहीं है, तो ये एक बन जाएगा। फिर ये माइनस, फिर ये तीसरा टर्म और ये चौथा टर्म, तो इसमें कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है, ठीक है। इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं, 4 टर्म्स आ रहे हैं। अगर इस तरह का एग्जांपल मैं ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 4x y z a b c d e f। अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें कितने टर्म्स हैं, तो टर्म्स वो होते हैं जो जुदा किए जाते हैं किस साइन के ज़रिए, प्लस के ज़रिए या माइनस के ज़रिए। यहाँ पर कोई प्लस माइनस मौजूद है नहीं है ना, तो फिर ये एक ही टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है। ये सारे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस नहीं, तो ये एक टर्म तस्वुर किया जाता है। हाँ, अगर मैं इस तरह कर लूँ कि प्लस इसके साथ t लिख लिया, तो ये फिर कितने बन गए, ये एक और ये दूसरा, तो प्लस के ज़रिए मैंने दूसरा लिख दिया। अगर जितने भी इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये एक ही टर्म तस्वुर होगा। अगर मैं इसके साथ 1 लिख लूँ प्लस के ज़रिए या माइनस के ज़रिए, तो फिर ये कितने बन गए, 3, 1 2 3, तो ये 3 टर्म्स बन गए। अगर यहाँ पर माइनस x में लिख लूँ तो फिर 1 2 3 4 टर्म्स बन गए। तो ये सारा एक ही टर्म तस्वुर कीजिए। इतने सारे वेरिएबल्स है इसमें, लेकिन यहाँ पर बीच में प्लस माइनस वगैरह नहीं है, तो ये एक ही टर्म है। मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए टर्म नहीं बनता, प्लस या माइनस के ज़रिए टर्म बनता है, ठीक है। तो टर्म्स तो हमने जान लिए। अब हम आते हैं लाइक टर्म्स के ज़रिए, लाइक टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो लाइक टर्म्स कौन से टर्म्स होते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया 2x3, दूसरा लिख दिया 3x², दूसरा लिख दिया 2x², तीसरा लिख दिया 4x3, ठीक है। और इसके बाद और भी लिख लेते, लेट्स से x⁵, और यहाँ पर लिख दिया -2x3, ठीक है। इतने मैंने लिख दिए। तो लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिनके वेरिएबल्स भी सेम हो और जिनके एक्सपोनेंट्स भी सेम। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला वाला हम ले लें, तो इसमें इसका लाइक टर्म इस लाइन में दूसरा कौन सा होगा, तो हम किस तरह ढूंढेंगे कि इस लाइन में इसके जैसा लाइक टर्म कौन सा है। तो इसका वेरिएबल देख ले, इसका वेरिएबल x है, ठीक है, और एक्सपोनेंट क्या है, 3 है। तो x3 वाला दूसरा हम ढूंढेंगे, वो इसका लाइक टर्म होगा, x और 3 वाला। तो x3 वाला यहाँ पर मौजूद है, तो ये इसका लाइक टर्म है, और दूसरा x3 वाला भी यहाँ पर है। तो ये तीनों लाइक टर्म्स है, 2x3 और ये 4x3 और ये है -2x3। तो दोनों के साथ वेरिएबल, इसमें 2 शराइत है, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, तो सेम वेरिएबल है x तीनों के पास है। दूसरा शर्त यह है कि एक्सपोनेंट्स भी एक जैसे होने चाहिए। तो एक्सपोनेंट्स सारे क्या है, वो 3 3 3, तो एक्सपोनेंट्स भी एक जैसे। इसके आगे कोएफिशिएंट जो भी है उसका हमने कुछ लेना देना उसके साथ नहीं है, लेकिन हमने वेरिएबल और कोएफिशिएंट को चेक करना है।
तो ये तीन लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। अगर इसका लाइक टर्म इस कतार में ढूंढना चाहते हैं तो हम क्या ढूंढना चाहेंगे, जिसका वेरिएबल x हो और स्क्वायर हो, इस पर x2 वाला हम ढूंढेंगे। तो x2 वाला यहाँ पर है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लाइक टर्म्स को ढूंढ लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसलिए मैंने लिख दिया कि 2xy³ और 3xy²। क्या ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे कि नहीं, पहले हमने ये जानना है। तो अगर आप इनको चेक करना चाहते हैं कि लाइक टर्म्स है कि नहीं, तो ये इन शराइत को देखें। अच्छा, पहले देख ले कि ये वेरिएबल्स इसमें सेम है कि नहीं। तो वेरिएबल्स को आप लोग देख ले, एक्स वाई यहाँ पर है, एक्स वाई यहाँ पर भी है। पहला शर्त तो पूरा हो गया, ठीक है, पहला शर्त पूरा हो गया। दूसरा शर्त क्या है कि एक्सपोनेंट्स भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर x की एक्सपोनेंट यहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन 1 है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो फिर क्या होगा, 1 होगा। तो x की एक्सपोनेंट यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है, x तो बराबर है। y देख ले, वहाँ पर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो y तो सेम नहीं है। तो फिर ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, फिर इनको हम बोलेंगे अनलाइक टर्म्स, ठीक है। ये अनलाइक टर्म्स है। तो अलजेब्रा में ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइक और अनलाइक टर्म्स, क्योंकि बाद में हम एडिशन या सब्ट्रैक्शंस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, तो ये लाइक टर्म और अनलाइक टर्म वहाँ पर ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ये चीज़ आपने समझनी। तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि इसका पावर क्या है, 3 है और यहाँ पर 2 है, ये एक जैसे तो नहीं है, तो फिर लाइक टर्म्स नहीं हुए, ठीक है। जिस तरह हम लाइक और अनलाइक टर्म्स को जान लेते हैं। अच्छा, एक लास्ट एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 3x² और -5x²y³। तो हम जान लेते हैं कि ये दोनों लाइक टर्म्स है कि नहीं। तो आप लोग वेरिएबल्स को देखिए, यहाँ पर भी xy है, यहाँ पर भी xy है, तो पहला शर्त तो पूरा हो गया, xy दोनों साइड्स पे है, दोनों में है। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x², यहाँ पर y³, यहाँ पर y³, तो दोनों एक जैसे हैं, मतलब ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स। अच्छा, अब हमारे ऑन योर ओन 8.2 पे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको ज़रा मैं फिट कर दूँ। इसमें कह रहा है राइट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सेपरेटली। तो हमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, ए से लेकर एच तक है, इनके टर्म्स को हमने अलग-अलग लिखना है, जुदा जुदा लिखना है, ठीक है। तो टर्म्स हमने जान ली कि टर्म्स क्या होते हैं, और अब इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, पहले पार्ट ए में तो कितने टर्म्स है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो कितने टर्म, 2 टर्म्स ही हैं। बीच में प्लस है, प्लस की वजह से ये दोनों जुदा हो गए, तो इनको अलग लिखना है। फर्स्ट वाला हम इस तरह लिखेंगे 4a, फिर कामा, फिर ये दूसरा, तो इनको अलग हमने लिखना है, तो मैंने लिख दिया, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। अब इस दूसरे पे आए तो यहाँ पर कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है, ठीक है। तो इनको अलग लिखेंगे इस तरह। 4y एक टर्म हुआ, फिर कामा, फिर ये -3x, ये माइनस के साथ, ठीक है, ये माइनस इसके साथ लिखना है, -3x ये दूसरा टर्म, फिर ये -4 -4 जो है ये तीसरा टर्म, ठीक है। 3 टर्म्स है इसमें। अब इस पे आ रहे हैं, ये +6x ये पहला टर्म है, ये -y दूसरा है और ये तीसरा। 3 टर्म्स है इसमें, ये पहला टर्म, फिर कामा, ये -y दूसरा टर्म, और फिर ये 7 तीसरा। अगर इसके साथ प्लस ना लिखे तो भी ठीक है, लेकिन अगर माइनस हो तो ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो 3 टर्म्स है। यहाँ पर इसमें 2 टर्म्स है, 1 और 2 टर्म्स हैं। तो ये पहला टर्म, फिर कामा, और ये दूसरा टर्म, ठीक है। ये प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर माइनस हो तो लिखेंगे। अब पार्ट ई पे आ रहा है, तो इसमें कितने टर्म्स है, ए बी सी। ये एक टर्म जो है ना हिसाब होता है, ठीक है। ये 3 टर्म्स नहीं, ये एक ही टर्म है, क्योंकि टर्म जब जुदा होते हैं प्लस या माइनस की वजह से जुदा होते हैं, मल्टीप्लिकेशन से नहीं। तो एक टर्म है और ये दूसरा, तो इसमें 2 टर्म्स ही हैं, ए बी सी ये पहला टर्म, फिर कामा, ये -d ये दूसरा टर्म। फिर ये पार्ट एफ,
तो इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3, 3 टर्म्स आ रहे हैं। तो 11x³ पहला टर्म, फिर xyz² दूसरा टर्म, फिर कामा ये 4 तीसरा टर्म। पार्ट जी पे आ रहा है, तो इसमें भी 1 2 3 3 टर्म्स ही हैं, ठीक है। 4x³, मेरी उर्दू थोड़ी कमज़ोर है तो इस पर ध्यान ना दीजिए और अपने क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा, तो इसमें 3 टर्म्स है, 4x³ 5y³ एंड 4। इस पे आ रहे हैं तो इसमें भी 3 टर्म्स है, 1 2 3। पहला है a², ये पहला टर्म, दूसरा है -b², तीसरा है 3। तो इनको हमने अलहदा अलहदा लिख दिया। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई वेरिएबल्स कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट इन ईच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है ए से लेकर ई तक और इनमें से हमने जो है ना वेरिएबल्स को फाइंड करना है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है, कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है और कोएफिशिएंट कौन सा है, ठीक है। तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ इस वीडियो के सर में, और अब भी समझाऊंगा कि वेरिएबल जो ए से लेकर जेड तक जो वैल्यूज़ है ना, जो लेटर्स हैं उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। आमतौर पर एक्स आता है लेकिन कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स ही है, ठीक है। 2 एक्स है लेकिन ये तो एक्स है, दूसरा कोई नहीं है, तो सिर्फ एक्स। तो वेरिएबल आंसर में आप लोग लिख ले वेरिएबल, और वेरिएबल की इसमें क्या है, एक्स है, तो मैंने लिख दिया एक्स। अब इसमें कोएफिशिएंट्स क्या है, तो कोएफिशिएंट वही नंबर होता है जो वेरिएबल के आगे लिखा होता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होता है। तो यहाँ वेरिएबल के आगे क्या है, 3 है, तो कोएफिशिएंट एक 3 भी है हमारा। और यहाँ वेरिएबल के आगे क्या है, मैं अगर यहाँ पर 1 लिखूँ तो यहाँ पर 1 भी है, अगर कोई नहीं हो तो फिर 1 होगा। तो हमारे पास कोएफिशिएंट्स कितने हैं, एक 1 है और एक 3 है, 2 कोएफिशिएंट्स हैं, तो 1 और 3, ठीक है। फिर कांस्टेंट वो नंबर होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता। तो अगर यहाँ पर आप लोग देख ले, यहाँ पर तो कांस्टेंट नहीं है, मतलब ज़ीरो है। अगर इस तरह हम लिख ले तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता कि मैं इसके साथ ज़ीरो जमा कर लूँ, तो इस पर असर नहीं पड़ता। तो इसमें कांस्टेंट फिर क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। कांस्टेंट इसमें नहीं है मतलब ज़ीरो है। तो इस तरह वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट। दूसरे पे आ रहे, इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, तो इसमें वेरिएबल्स जो है ना, ये y वेरिएबल है और ये z वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स इसमें आ रहे हैं, y है और z है, ठीक है। ये y के ऊपर क्या लिखा है, 3 लिखा है, लेकिन हमें सिर्फ वेरिएबल का कह रहा है कि वेरिएबल कौन सा है, x है, y है, z है। इस 3 का वगैरह की इस चीज़ें हमें नहीं बता रहे हैं, सिर्फ हमने लिखना है कि z है कि y है कि a b c कौन सा है। तो हमने लिख दिया y और z यहाँ पर मौजूद है। तो इसके ऊपर जो भी है वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब कोएफिशिएंट्स पे आ रहे हैं, तो कोएफिशिएंट्स वेरिएबल के आगे जो लिखा होता है वो कोएफिशिएंट्स है। तो ज़ाहिरी बात है, अगर 2 वेरिएबल्स है तो 2 कोएफिशिएंट्स ही होंगे, राइट। तो y के आगे क्या है, 7, एक कोएफिशिएंट हमारा 7 हुआ। दूसरा z के आगे क्या है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मतलब 1 मौजूद है, तो एक 1 हुआ, तो 7 और 1 2 कोएफिशिएंट्स बन गए। अब कांस्टेंट्स वो नंबर होता है जिसके पास वेरिएबल नहीं होता। तो इसके पास वेरिएबल है, इसके यहाँ वेरिएबल है, यहाँ पर नहीं है, तो ये -1 जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। इस माइनस को भी इसके साथ लिखना है, ये -1 हमारे पास कांस्टेंट। अच्छा, पार्ट सी पे आ रहे तो इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से, एक a है और एक b है, 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। a और b 2 वेरिएबल्स इसमें आ रहे हैं। अच्छा, कोएफिशिएंट्स इसमें कितने हैं, कोएफिशिएंट्स अगर वेरिएबल्स 2 हो गए तो कोएफिशिएंट्स भी 2 होंगे ना। तो इस a वेरिएबल के आगे क्या है, 2 है, तो एक कोएफिशिएंट ये हुआ। इस b के आगे क्या है, 7 है, तो दूसरा कोएफिशिएंट ये हुआ। तो 2 कोएफिशिएंट्स इसमें मौजूद है। और कांस्टेंट, इसमें कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, मतलब ये 0 है। अगर इस तरह हम लिख लें तो कांस्टेंट इसमें क्या हुआ, 0, जिसके साथ x वगैरह वेरिएबल नहीं है, तो ये 0 है, मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, पार्ट डी पे आ रहे तो इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, सिर्फ y यहाँ पर मौजूद है, तो वेरिएबल में क्या है, सिर्फ y है, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं है। अब
कोफिशिएंट क्या है, तो y वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे जो होगा वो कोफिशिएंट होगा। तो y के आगे क्या है, 1/2 है ना, तो 1/2 हमारा क्या है, कोफिशिएंट 1/2 ये कोफिशिएंट। और कांस्टेंट, कांस्टेंट वो नंबर होता है जिसके पास वेरिएबल नहीं होता, तो वो 6 है, इसके पास वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट इसमें क्या है, 6 है। अब पार्ट ई पे आ रहा है 7a b c, तो a और b और c इसमें वेरिएबल्स है, a b और c ये वेरिएबल्स है। फिर कोफिशिएंट्स कितने हैं, तो कोफिशिएंट्स 3 वेरिएबल्स है तो 3 कोफिशिएंट्स भी होंगे, ठीक है। ए के सामने क्या है 7, ये एक कोफिशिएंट हुआ। बी के सामने क्या है -4, तो ये -4 ये भी एक कोफिशिएंट हुआ। और सी के आगे क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, तो ये भी एक कोफिशिएंट हुआ। अब कांस्टेंट किसने है, तो कांस्टेंट इसमें नहीं है। अगर हम इस तरह लिख ले कि 0 इसके साथ जमा कर ले तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता, इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसमें कह रहा है राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हुज टर्म्स आर गिवन बिलो। तो इन क्वेश्चन से यहाँ पर आप लोग लेके यहाँ पर टर्म्स गिवन है, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इस तरह ये 1 टर्म, दूसरा, तीसरा टर्म्स गिवन है। इन टर्म्स को मिला के हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है ना जब हम वेरिएबल्स कांस्टेंट्स वगैरह को मिला के बनाते हैं, तो इसको भी मिला के बनाएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इससे बनाना है, ये हमें दरकार है। तो यहाँ पर 3a है फिर -2b है, तो हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा इस तरह 3a -2b, ठीक है। ये कामा बीच से मैंने हटा दिया और सीधा ये इससे माइनस कर दिया, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया इन दोनों टर्म से। यहाँ पर ये 3 मौजूद हैं, बीच में कामा है, तो इनको कैसे मिलाते हैं, 3a फिर ये -4z, इसके पीछे डायरेक्ट लिख लें -4z, और यहाँ पर माइनस प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ठीक है, तो इसके बाद लिखेंगे +1। अगर माइनस हो तो माइनस लिखेंगे, अगर कुछ नहीं हो तो फिर लिखेंगे प्लस, ठीक है। अच्छा फिर इसमें क्या करेंगे, इसको भी मिलाना है, इन तीनों को मिलाना है, तो पहले लिखेंगे 9x², जिसके बाद लिखेंगे -y², फिर यहाँ पर प्लस है ना तो लिखेंगे +5। तो इन दोनों को मैंने मिला दिया और ये कामाज इससे ख़त्म कर दी, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया इन तीनों से। अब पार्ट डी में क्या है, तो पार्ट डी इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, x² फिर है -y², ठीक है, इस तरह हुआ। फिर पार्ट ई पे आ रहे हैं, तो इन तीनों को हम मिलाएंगे तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है, 6abc फिर है -bcd, फिर इसके साथ प्लस है ना तो प्लस लिखेंगे +2de, तो इन तीनों को मैंने मिला दिया और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब पार्ट एफ पे आ रहे हैं, तो इन तीनों को मिलाएंगे, ठीक है, 13x⁴, फिर यहाँ पर प्लस मौजूद है ना, +xy², यहाँ पर भी प्लस है तो +7, तीनों को मिला के हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन 4 पे, इसमें कह रहे हैं लिस्ट आउट द लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चंस गिवन है, इनमें से हमने लाइक टर्म्स को ढूंढना है और इनको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स इसमें से हम ढूंढेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हमारा जवाब होगा। फिर तो इसमें से लाइक टर्म्स कौन से हैं, यहाँ पर ए है, तो दूसरा अगर ए वाला होगा इसमें से तो इसका लाइक टर्म होगा, दूसरा ए वाला ये भी है, दूसरा ए वाला ये भी है और तीसरा ए वाला ये भी है। तो ये चारों 1 2 3 4 ये चारों में ए मौजूद है, सेम वेरिएबल है और ए का सेम पावर भी है, तो ये चारों फिर क्या है, लाइक टर्म्स है, ठीक है। तो 7a ये हुआ, फिर कामा इसका लाइक टर्म क्या है, -5ab इसका लाइक टर्म है, फिर ये -a, फिर कामा ये a/3, ये चारों लाइक टर्म्स है इसमें, तो मैंने ये उठा लिया। और ये एड b इसके साथ b है, तो इन चारों की तरह नहीं है, इससे अलग है, अनलाइक टर्म है, तो इसको मैंने छोड़ दिया। तो वो सिर्फ वही हमने उठाने हैं जो लाइक टर्म्स है, ठीक है। अब पार्ट बी पे आ रहे हैं, तो पार्ट बी में हमने क्या करना है ज़रा देख लेते हैं।
पी क्यूब और क्यू स्क्वायर। अब ना यहाँ पर नहीं देखना, यहाँ पर देख ले पी क्यूब और क्यू स्क्वायर। पी की पावर क्या है 3 है और क्यू की पावर एक्सपोनेंट क्या है 2 है। तो इस तरह हमने दूसरा ढूंढना है इस लाइन में, ठीक है। तो पी क्यूब क्यू स्क्वायर कहाँ पर है, पी क्यूब क्यू स्क्वायर यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आप इन दोनों को उठा ले। फिर पी क्यूब और क्यू स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ये वाला और ये वाला, ये तीनों जो है ना लाइक टर्म्स है। तो पहला वाला क्या है 2 पी क्यूब क्यू स्क्वायर, ठीक है। पी क्यूब और क्यू स्क्वायर दूसरा कहाँ पर है, यहाँ पर भी है पी क्यूब और क्यू स्क्वायर। तो पी क्यूब इसके आगे क्या है -2 पी क्यूब क्यू स्क्वायर। ये क्यों हुआ और ये क्यों हुआ, और ये भी इसी तरह है ना, यहाँ पर क्यों पहले है पी बाद में है, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग इसको देखें 7, यहाँ पर है 7 क्यू स्क्वायर पी क्यूब। तो इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि 7 ये पी क्यूब पहले लिखे, क्यू स्क्वायर बाद में लिख ले, ठीक है। यहाँ पर ये कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन हमें ये बताई देने ना कि 2 3 are 6 और 3 2 are 6, वही है, एक चीज़ है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी ये है कि पी क्यूब और क्यू स्क्वायर इस तरह हमने ढूंढना है, पी क्यूब क्यू स्क्वायर, ये भी है पी क्यूब और क्यू स्क्वायर। तो इसके सामने प्लस है, प्लस हम नहीं लिखते, 7 क्यू स्क्वायर और पी क्यूब। तो ये तीनों जो आ रहे हैं ये लाइक टर्म्स है, पी क्यूब क्यू स्क्वायर, पी क्यूब क्यू स्क्वायर, पी क्यूब क्यू स्क्वायर, ये तमाम एक जैसे इनके वेरिएबल्स जो हैं, ठीक है, लाइक टर्म्स। अच्छा, अब पार्ट सी पे आ रहे हैं। तो पार्ट सी में एक्स वाई यहाँ पर भी है, एक्स वाई यहाँ पर भी है और एक्स वाई यहाँ पर भी है। तो ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, तीनों में एक्स वाई मौजूद है ना। तो पहला क्या है -xy, दूसरा क्या है 5xy, तीसरा क्या है -xy। तो ये तीनों लाइक टर्म्स है, ये बाकी जो बच गए ये अनलाइक टर्म्स। पार्ट डी पे आ रहे हैं। तो इसमें ढूंढना है एक्स स्क्वायर वाई को ढूंढना है। तो एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर और वाई यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये दोनों हैं, और दूसरा एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर और वाई, ठीक है। तरतीब के लिहाज से एक्स स्क्वायर दूसरा है, लेकिन ये कोई फ़र्क नहीं है इसमें, ये एक जैसे ही। तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, ये चारों हमने उठाने हैं, ये एक जैसे लाइक टर्म्स है। तो पहले ये वाला लिखेंगे 2x स्क्वायर वाई, फिर दूसरा एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर और वाई 4y एक्स स्क्वायर, 4y एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x पहले y बाद में, यहाँ पर y पहले एक्स स्क्वायर बाद में, ठीक है। लेकिन कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। इसको आगे पीछे कर ले कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि हमने ये समझना है कि एक्स स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, y और y, ये चीज़ होना। अच्छा, तो ये लिख दिया मैंने, और इसके बाद ये लिख दिया, फिर इसके बाद ये भी लिखूँगा -2x स्क्वायर वाई, इसके साथ भी एक्स स्क्वायर और वाई है, सॉरी इसके बीच में प्लस नहीं लिखना है, कामा लिखना है, ठीक है। यहाँ पर भी एक कामा डाल ले, फिर है -2x स्क्वायर वाई, ये भी मैंने उठा लिया, और फिर लास्ट में है -3y एक्स स्क्वायर और स्क्वायर वाई दोनों एक चीज़ है। तो ये चारों हमने उठा लिया, ये वाला एक्स स्क्वायर वाई, दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। 2x स्क्वायर वाई 4x वाई एक्स स्क्वायर वाई, और -2x स्क्वायर वाई और -3x स्क्वायर वाई, इस तरह हो गया। अब ये पार्ट ई पे आते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसमें लाइक टर्म्स जो है वो हमने उठाने हैं, यहाँ पर लिखने में लिखा है लाइक टर्म्स। तो ए स्क्वायर बी क्यूब, दूसरा ए स्क्वायर बी क्यूब कहाँ पर है, इस लाइन में नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई लाइक टर्म नहीं, इसका लाइक टर्म देख ले, ए क्यूब और बी स्क्वायर,
यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर देखिए ए क्यूब और बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर यहाँ पर भी है और ए क्यूब और बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो तीनों यहाँ पर मौजूद है। ये वाले हम उठाने हैं, ये वाला ए क्यूब बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर और ए क्यूब बी स्क्वायर, ये वाला हमने उठाना है। तो ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये तीनों हम लिखेंगे -5 ए क्यूब बी स्क्वायर्ड, फिर कामा दूसरा कौन सा है 7 ए क्यूब बी स्क्वायर्ड, तीसरा कौन सा है -3 ए क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है। ये बी स्क्वायर और ए क्यूब एक ही चीज़ है, आगे पीछे हो सकती है लेकिन चीज़ें सेम होनी चाहिए।